साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में आने का एक मुख्य कारण है कि बामसेफ के उन सदस्यों से, उन लोगों से मेरी बात हो सके ताकि पूरे भारत में ये पता चल सके आखिर बामसेफ कर क्या रही है। आप सब जानते हैं, मुख्य धारा का मीडिया बामसेफ के कार्यक्रमों को नहीं दिखाता। बामन मेश्राम क्या कर रहे हैं, वो चर्चा क्या हो रही है, उन चर्चाओं से दूरी बनाए हुए है। माननीय DR ओहल, राष्ट्रीय प्रधान हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे साथ हैं, उनसे बात। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें। बात करने जा रहे हैं कि बामसेफ आखिरकार जिस विचारधारा पर काम कर रहा है, वो विचारधारा क्या है और कारण क्या है। बामसेफ आखिरकार चाहता क्या है, भारत में वो क्या नहीं हो रहा जो बामसेफ करना चाहता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया और हमारी बात जनता तक पहुंचने का निर्णय लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बामसेफ जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज का संगठन है। मूल निवासी बहुजन समाज के जो SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, NT, DNT, VJNT के लोग हैं और इनमें से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया ऐसे जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, सिख लोग हैं, लिंगायत लोग हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और इनमें जो कर्मचारी है इनका ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इनका एक ही उद्देश्य है इसका कि मूल व्यवस्था परिवर्तन। हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम करना चाहते हैं। जो खड़ी व्यवस्था है उसको अड़ी करना चाहते हैं, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं और जो विषम व्यवस्था है उसको हम सम करना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये स्ट्रक्चरल चेंज इन सोशल सिस्टम है, इसको हम करना चाहते हैं और हमारी विचारधारा हमारे पुरखों की विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा नहीं है, पुरखों की है। हम उसका प्रचार कर रहे हैं और ये विचारधारा है न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आधार पर नए समाज का, नए भारत का और नए राष्ट्र का निर्माण करना। मैं देख रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि संविधान को लेकर के हम लोग चलेंगे, संविधान के बाहर काम नहीं करना है, संविधान के अंदर रह कर के बात करनी है। लेकिन दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम लोग जो बामसेफ में काम करते हैं और बामसेफ के सहयोगी संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो संविधान की मर्यादा में काम करते हैं, संविधान के अधीन रहकर काम करते हैं और संविधान के पहला आर्टिकल है, दूसरा या तीसरा नहीं, इंडिया दैट इज़ भारत, ये पहला आर्टिकल है। और जो लोग संविधान की कसम खा के प्रधानमंत्री बने, संविधान की कसम खा के राष्ट्रपति बने, संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने, मतलब उन्होंने संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन वो संविधान के विरोध में जाकर एक धर्म के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उनको पूछना चाहिए ये सही कैसे? आपने संविधान की कसम खाई, संविधान की शपथ ली, संविधान के अनुसार काम कर रहे और एक आप धर्म के नाम पर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो, ये तो संविधान के विरोध में है। बामसेफ अम्बेडकरी विचारधारा की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से कांशीराम जो हैं वो नज़र नहीं आते। जबकि बामसेफ बना था जब सभी इकट्ठे थे, एक मंच पर थे, आज अलग अलग क्यों, अलग विचारधाराएं क्यों है? बामसेफ केवल डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं करते, बामसेफ बुद्धा से लेकर अन्नाभाऊ साठे तक जिन महापुरुषों ने हमारा उद्धार किया, हमारी लड़ाई लड़ी, उन सब की बात हम करते हैं और उसमें कांशीराम जी भी आते हैं। हम कांशीराम जी का विरोध बामसेफ वाले नहीं करते, लेकिन कांशीराम जी का जो अधूरा काम है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तब उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाई, लेकिन मैंने बहुजन समाज नहीं बना पाया। वो बहुजन समाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो बैनर है उसमें कांशीराम जी की तस्वीर है। तो हमने कांशीराम जी यहाँ दिखाई नहीं देते ऐसा हम नहीं कह सकते। और आपने अगर मेरी बात सुनी हो 2-3 दिन, तो इसमें हर मुद्दे पे कांशीराम जी आते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। संगठन लगातार काम कर रहा है, EVM का विरोध हो रहा है। वो चाहते हैं कि EVM को ख़त्म किया जाए और सामान्य प्रक्रिया से वोट कास्ट किया जाए ताकि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो आए। लेकिन नेशनल मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया आपके इस मुद्दे को नहीं दिखा रहा। और दूसरी चीज़ ये कि जो बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों का भी समर्थन आपको दिखता नज़र नहीं आ रहा। अभी
मीडिया की अगर बात करें, जिसको हम आप मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, उसको हम ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं। और वो मीडिया सुप्रीम कोर्ट की बात हाइड करता है, तो वामन मेश्राम साहब की बात कैसे दिखाएगा? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के द्वारा जो चुनाव होते हैं वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ऐसा कहा है। ये लैंडमार्क डिसीजन था, हिस्टोरिकल डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन इस डिसीजन का उन्होंने उनके अखबार में, उनके चैनल में दिखाया नहीं या छापा नहीं, ना अगले पेज पर ना पिछवाड़े पर छापा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट कर रहे हैं और लोगों को सचेत और जागृत करने का काम नहीं कर रहे, तो वामन मेश्राम साहब जो ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में और जनता की कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे, वो कैसे दिखाएंगे? दूसरा मुद्दा, आप कह रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी हो, वो आपका समर्थन नहीं कर रहे, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारी बात मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? अभी 23 दलों ने शरद पवार साहब के घर मीटिंग ली, तो ईवीएम के विरोध में ली। भले ही हमारा जाहिर समर्थन ना करे, लेकिन हमारी बात तो मान रहे हैं। हम तो यही चाहते कि सभी लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। केवल अकेले वामन मेश्राम ने ये ठेका नहीं लिया ना। मेश्राम साहब तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनाव आयोग के विरुद्ध लड़ रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग गलत तरीके से ईवीएम का उपयोग कर रहा है, और ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। 28 अक्टूबर 1951 को जालंधर के डीएवी कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर आए थे। तो उस समय बाबा साहब को वहाँ के लोगों ने, कॉलेज ने एक सब्जेक्ट दिया था बोलने के लिए। वो सब्जेक्ट का नाम था इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फ्यूचर, भारतीय लोकतंत्र और उसका भविष्य। तो बाबा साहब ने कहा उस भाषण में, इफ यू वांट टू सस्टेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, if you want to sustain parliamentary form of democracy, two things are more important. One is a strong opposition and other is a free, fair and transparent election. बाबा साहब क्या कहते? अगर आपको भारत में पार्लियामेंट, संसदीय लोकशाही को कायम करना है, तो दो चीज़ें करनी होगी। एक, स्ट्रांग, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में मजबूत विपक्ष है? मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख नहीं रहा। उसका एक क्राइटेरिया होता है, अगर मौजूदा जो खासदार है एमपी, उसके अनुपात में 10% एमपी जिसके पास हो, उसका मजबूत विपक्ष होता है, वो भी विपक्ष होता है। आज कांग्रेस के पास 52 एमपी है, और उसमें भी राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में है, तो 55 होनी चाहिए। मतलब आज भारत में एक भी विरोधी पार्टी नहीं है, तो लोकतंत्र कहाँ है? दूसरा, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहा। मतलब बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसा लोकतंत्र आज नहीं है। उस लोकतंत्र का रूपांतर ब्राह्मण तंत्र में हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि बामसेफ की एक राजनीतिक पार्टी भी है। क्या बामसेफ की वो राजनीतिक पार्टी को आप देखते हैं कि उसमें से कोई प्रधानमंत्री निकलेगा, या फिर किसी ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन करने वाले हैं जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा? कांशीराम जी ने जब राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया था, तब कांशीराम जी को भी मीडिया वालों ने एक सवाल पूछा था। तो कांशीराम जी ने कहा था, पहली बार हम गिरने के लिए खड़े रहेंगे, दूसरी बार गिराने के लिए खड़े रहेंगे, और तीसरी बार चुनकर आएंगे। वही मुद्दे पर हम भी काम कर रहे हैं। हम कोई साधु संत तो है नहीं। हमने 40-45 लगाकर, अगर हमारे से कुछ लोग पार्टी बनाते हैं, तो वो पार्टी ये हमारे मुद्दों को जो सहमति देगा उसको हम समर्थन देंगे। मुद्दों के आधार पर, शर्तों के आधार पर देंगे, और शर्तों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर अगर उन्होंने हमारी बातें मानी तो समर्थन देंगे। वो शर्तें क्या होंगी? वो शर्तें ओबीसी की जातिगत गिनती होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आदिवासी को 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू होनी चाहिए। तीसरी, NT-DNT को रेन के कमीशन लागू होना चाहिए। एससी का जो भी बैकलॉग है पूरा होना चाहिए, उन पे कोई एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए।
जितने भी महिलाओं उनका 50% हिस्सा उनकी संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। लिंगायत धर्म को उनके स्वतंत्र धर्म की, जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म की मान्यता और उनके संख्या के अनुपात हक अधिकार मिलना चाहिए। मुसलमानों पर जो हक अन्याय अत्याचार हो रहे, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, गोवंश हत्या के नाम पर, बीफ खाने पर पाबंदी के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको अधिकार मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। लेकिन लगता है कि आपको ये जो चीज़ें आपने कही हैं, इसमें से 4 चीज़ों पर भी सहमति बन पाएगी? सहमति बने बगैर हम समर्थन नहीं देंगे। और हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, पूरे देश भर में है। हम 36 में से 32 राज्यों में है, 674 जिलों में से 567 जिलों में है, 5000 तहसीलों में 4650 तहसीलों में है हम, और 4225 जातियों में है। लेकिन हमारी संख्या कम नहीं है अभी। लेकिन आरएसएस कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो है वो आरएसएस है। तो वो कहता है, अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो उनको पूछो 6 अक्टूबर को भागे क्यों, नागपुर से भागे क्यों? भागे ना, लॉक किया उन्होंने, दफ्तर को लॉक किया, जो महत्वपूर्ण दफ्तर शिफ्ट किया वो खुद भागे। अब कहते हैं हम अयोध्या में लाएंगे, क्यों? सबसे बड़ा है ना, तो भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम तो वहाँ गए थे उनके हेडक्वार्टर पर और प्रोटेस्ट मार्च लेकर 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। तो डरता कौन है? कहने मात्र से नहीं होता ना, वो तो खुद डरा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कल बात की थी, इंटरव्यू नहीं हो पाया। दलित, बहुजन, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, काफ़ी सारे नाम हैं। दलित, पिछड़ा, ये सारी जो जातियाँ, ये जो सारे नाम हैं, बामसेफ इन्हें कैसे देखता है? इस पर किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि लोग बटे हुए हैं। बामसेफ का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें रजिस्ट्रेशन में एससी का नाम है, एसटी का नाम है, ओबीसी का नाम है, एनटी का है, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनका नाम है। उसमें जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाले, और लिंगायत है। इन लोगों का ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसमें दलित कहीं पर भी नहीं है। अभी दलित शब्द क्या संवैधानिक है? तो हम दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? संविधान में एससी लिखा है, एसटी लिखा है, ओबीसी लिखा है, क्या कहीं दलित लिखा है? और खुद बाबा साहब कहते हैं कि दलित जो शब्द है वो जनगणना के समय कन्फ्यूजन पैदा करता है। तीसरा मुद्दा है कि दलित शब्द अल्पसंख्य है। आप अगर राजनीति करना चाहते हो और बाबा साहब के आदेशानुसार राज्यकर्ती जमात बनना चाहते हो तो अल्पसंख्य शब्द को लेकर लोकतंत्र में आप राजनीतिक जमात कैसे बन सकते हो? ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, वो अल्पसंख्य 3.5%, फिर भी खुद को हिंदू कहता है और हिंदू कहकर बहुसंख्य लोगों से नाता जोड़ता है और सत्ता पर काबिज होता है। तो हम तो दलित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दलित शब्द असंवैधानिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है ये शब्द असंवैधानिक है। और 23 जनवरी 2008 को शेड्यूल कास्ट कमीशन ने कहा ये शब्द असंवैधानिक है। तो ये सारे लोग असंवैधानिक कहते हैं, संविधान में नहीं है, अल्पसंख्य है, इसका हमें कोई उपयोग नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करते। तो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों ने अपनी छाती पर ये बांध रखा है, हरिजन, दलित, उन लोगों को ये कैसे समझ? दलित के बारे में हुआ क्लियर। अभी हरिजन, अगर हम कांशीराम जी को मानते हैं तो कांशीराम जी पहली बार पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने कानून बनाया है इस पर पाबंदी लाने का 92 में, देख लेना कानून आप। फिर भी हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? और उस समय बाबा साहब ने गांधी को कहा था, क्योंकि ये गांधी ने हमें नाम दिया हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के। तो बाबा साहब ने उनको कहा था, गांधी जी अगर हम हरि के जन है तो क्या आप शैतान की औलाद हो? ये गाली है हमारे लिए, हम इसका यूज नहीं करते। आपने पूछे इसलिए बोल रहे, हम दलित और हरिजन शब्द का यूज नहीं करते। हमको अगर लोकतंत्र में जीना है, संविधान को अपना कर जीना है, हम संविधान को अपना आधार मानते हैं, तो हमें संवैधानिक शब्दों का यूज करना चाहिए, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनटी है, डीएनटी है, विजेएनटी, इनका उपयोग करना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आपको मैंने सुना है 3 दिन से
10 से 12 घंटे लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उसके बाद में लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं और आप बखूबी तरीके से उनका जवाब भी देते हैं, सवाल भी ले रहे हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? इतना कैसे बोल पाते हैं? ये लोगों के समाज के प्रति दर्द है या फिर प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस कम है, दर्द ज़्यादा है। दूसरा, मेरी उम्र 64 है। मैं सिवियर कोरोना से बाहर आया हूँ। मेरा पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ है, मुझे शुगर है, बीपी है, मुझे किडनी स्टोन है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। मेरा शरीर ये एक दिन में 8 घंटे और 3 दिन में 24 घंटे बोलने की अनुमति नहीं देता। लेकिन लोगों का जो अभी हाल है, हमारी जो अवस्था है अभी, इसको देखकर और लोगों को जगाने की जो चाहत है और लोगों से जो प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमें आपका चाहिए मार्गदर्शन, इस वजह से हम दे पा रहे हैं। ये जुनून है। ये किसी भी जो जिंदा इंसान है फिजिकल नहीं कर पाता, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि इसके बाद ही मरेंगे, इसके पहले नहीं मरेंगे, इसलिए हो पा रहा है। एक तो हमारी आज की जो स्थिति है बहुत भयानक स्थिति है हमारे लोगों की, तो इसको हम बदलना चाहते हैं और इनको जगाना चाहते हैं और जगाने के लिए बोलना पड़ रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अभी कि ऐसे बोलने वाले ज़्यादा तैयार हो। अभी ये जो केडर कैंप था वो केडर कैंप नहीं था, वो ट्रेनिंग फॉर टीडर्स था। अभी हम इस केडर कैंप के बाद 7 मई को 500 जिलों में लगाने वाले हैं। वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, ये 500 लोग जाएंगे सुनने वाले, और फिर जो उनका सुनेंगे वो 5000 तहसीलों में जाएंगे। ऐसा हम लगातार अभी करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, समय लिया मैंने। बहुजन समाज को जगाने के लिए बामसेफ जो काम कर रहा है ये आप सबके सामने है। बामसेफ की मेहनत जो है ये आप सबके सामने है। बीमार होने के बावजूद भी वो जुनून कम नहीं हो रहा। जो चीज़ें सेहत अलाउ नहीं करती वो भी की जा रही हैं। लगातार भाषण दिया जा रहा है, लगातार सामाजिक लोगों को जगाया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके समाज के जागने में या सामाजिक लोगों को ये चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही, ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें जो मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखा रहा, जो वो अखबार नहीं दिखा रहे, जो वो पत्रकार नहीं दिखा रहे, जो दिखाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या में मीडिया का भी जितना योगदान है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम को आप शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि जो बात आज हमने की है इस बात को बहुजन समाज पे लागू होना चाहिए या बहुजन समाज को समझना चाहिए या नहीं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।